नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से मेलबर्न में हुआ शुरू। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 189 रन पर आउट। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर बनाए 45 रन। फुटबॉल विश्व कप ब्रेक के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले आज से फिर से शुरू। बॉक्सिंग डे पर शीर्ष पर चल रही आर्सेनल का सामना वेस्ट हैम से, वहीं लिवरपूल और एस्टन विला होंगी आमने सामने। और ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की हालत बनी हुई है चिंताजनक। अस्पताल में भर्ती पेले के लिए दुआ कर रहे हैं दुनिया भर में उनके प्रशंसक। खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से मेलबर्न में शुरू हुआ। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 189 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के लिए मार्को जेनसेन ने सर्वाधिक 59 रन बनाए, वहीं काइली वेरेन ने 52 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। वो मुकाबला सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म हो गया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है। सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। तो क्या रहा है सैम करन का T20 रिकॉर्ड और क्यों ये खिलाड़ी आईपीएल की नीलामी में धूम मचाने में कामयाब रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आगामी आईपीएल सीजन में कौन सा खिलाड़ी रनों का सौदागर बनकर सामने आएगा और कौन विकेट लेने की कड़ी में खुद की बादशाहत को साबित करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगले सीजन के लिए नीलामी से जो बात निकलकर सामने आई है, उससे इतना तो पक्का हो गया है कि इंग्लिश खिलाड़ी सैम करन सुपर हिट हैं। इंग्लैंड के सैम करन ने आईपीएल नीलामी में अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा। पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले करन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम में शामिल हो गए हैं। करन ने 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खुद को आजमाया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन का T20 क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 145 मैच खेले हैं। इसमें उनके नाम 1731 रन के साथ 149 विकेट हैं। इसके साथ ही वो 9 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 136 का है। 2 बार वो पारी में 5 विकेट भी ले चुके हैं। करन सलामी बल्लेबाजी करने के अलावा फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आईपीएल के 32 मैचों में उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाने के साथ 32 विकेट भी निकाले हैं। निश्चित रूप से सैम करन पर धन वर्षा तो जबरदस्त रूप से हो गई है, लेकिन अब निगाहें उनके प्रदर्शन पर रहेंगी, जहां उनकी टीम को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद एक बार फिर से रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बीता साल क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों के लिए औसत साबित हुआ। इस साल भारत ने ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले। हालांकि इसके बावजूद साल का अंत आते आते टीम टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आ गई है। इस साल के शीर्ष बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए श्रेयस अय्यर सभी फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में 3 विकेट से हराया। ये 2022 में भारत का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। टीम ने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच से 2022 की शुरुआत की थी। भारतीय टीम इस साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों नहीं जीत पाई, लेकिन टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा रन। भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने साल 2022 में सभी प्रारूपों में देश के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाए हैं। बीता साल अय्यर के लिए एक शानदार साल रहा।
वो भारतीय टीम में अपनी नियमित जगह बनाते दिख रहे हैं। अय्यर ने 39 मैच की 40 पारियों में 48.75 की औसत से 1609 रन बनाए। इसमें 14 अर्धशतक के साथ एक शतक भी शामिल है। उनकी सबसे बड़ी पारी 113 रनों की रही। इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम में नहीं चुना गया था। T20 विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बनाते दिख रहे सूर्य कुमार यादव के लिए भी साल 2022 काफी शानदार रहा। उन्होंने इस साल भारत के लिए 43 पारियों में 1424 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 40.68 और स्ट्राइक रेट 157.87 की रही। सूर्य कुमार ने 2 शतकीय पारी खेली और दोनों T20 में आए। वह दुनिया में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। सूर्य कुमार ने 31 पारियों में 45.56 की औसत से 1164 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़े। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 117 रन का रहा। वो इकलौती खिलाड़ी रहे जिन्होंने इस साल 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सूर्य कुमार ने इस फॉर्मेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस साल कई मौकों पर फॉर्म से जूझते दिखाई दिए। टेस्ट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन छोटे फॉर्मेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद भी वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर रहे। पंत ने 43 पारियों में 37 की औसत से और 101 की स्ट्राइक रेट से 1380 रन बनाए। उन्होंने 3 शतकीय पारी खेली। टेस्ट में 2 और वनडे में उन्होंने 1 शतक लगाया। इसके अलावा 7 बार अर्धशतक भी जमाया। वो इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। पिछले कुछ समय से शतक नहीं लगा पाने की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रहे भारत के सफल क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने अपने बल्ले से सभी का मुंह बंद कर दिया। विराट कोहली ने इस साल 2 अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाए। 2 साल से शतक का इंतजार कर रहे कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 इंटरनेशनल शतक जड़ा, फिर बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में शतक लगाया। उन्होंने 37 मैचों में 38.51 की औसत से 1348 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में भी वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन टेस्ट में उनके बल्ले से रन नहीं निकले। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। श्रियंका सादांगी ने पनवेल में आयोजित निशानेबाजी की लक्ष्य कप एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। श्रियंका ने ये कामयाबी युक्ति राजेंद्र से हुए बेहद करीबी मुकाबले में हासिल की। इससे पहले श्रियंका ने क्वालिफिकेशन में भी अपना दमखम दिखाया था और 631.4 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। इससे पहले श्रियंका ने कायरो विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। खेल जगत की कुछ और प्रमुख खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। जूनियर तीरंदाजों ने एशिया कप के तीसरे चरण में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते। भारतीय दल को सबसे बड़ी कामयाबी कंपाउंड सेक्शन में हासिल हुई, जहां भारतीय तीरंदाजों ने 8 में से 7 पदक अपने नाम किए। वहीं रिकर्व सेक्शन में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 21 दिन की यात्रा के बाद FIH पुरुष विश्व कप 2023 ट्रॉफी भुवनेश्वर पहुंच गई। ट्रॉफी राज्य के सभी जिलों में जाएगी और 11 जनवरी को ट्रॉफी वापस भुवनेश्वर लौटाएगी। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप अगले महीने 13 तारीख से शुरू होगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के सभी मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में भारतीय जीत के हीरो R अश्विन ने कहा है कि पिछले कुछ समय के दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में की है काफी मेहनत। उन्होंने बैकलिफ्ट और पावर हिटिंग जैसे शॉट्स का जिक्र किया और कहा कि पिछले काफी समय के दौरान उन्होंने इन दोनों शॉट्स पर काफी काम किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यवाहक कप्तान KL राहुल ने माना है कि मीरपुर टेस्ट में उन्हें कुलदीप यादव की कमी खली, लेकिन कुलदीप को बाहर रखने के फैसले पर नहीं है उनको कोई अफसोस। उन्होंने कहा कि ये एक कठिन फैसला था, लेकिन मैच से पहले और मैच वाले दिन पिच को देखकर हमें लगा कि यहाँ तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने सर्वश्रेष्ठ संतुलित टीम चुनी और यही वजह थी कि टीम ने ये फैसला लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा है कि टीम ढाका में जीत के करीब थी, लेकिन हाथ आए मौकों को गंवाना टीम को भारी पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के खिलाफ खेलते हुए अगर आप अहम मौकों पर कैच को छोड़ते हैं तो फिर ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। रूस की वैलेरिया सेवेनिक ने प्रिस्का नुग्रोहो को 6-2, 7-6 से हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। नवी मुंबई में खेली गई इस प्रतियोगिता में वैलेरिया ने हर मुकाबले में खुद को बेहतरीन साबित किया और हर एक मैच के साथ उनका खेल निखरता गया। वैलेरिया के करियर का ये 9वां एकल खिताब रहा।
यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने भोपाल प्रवास के दौरान वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। भोपाल की बड़ी झील पर स्थित वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी पर प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे खिलाड़ियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री ने संवाद किया और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि कयाकिंग और कैनोइंग में मध्य प्रदेश पूरे देश में एक खास मुकाम रखता है। नौकायन को लेकर राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने भोपाल में आयोजित हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर खेल मंत्री ने विजेता मुक्केबाजों को पुरस्कार भी प्रदान किए। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत जनवरी में ओडिशा के भुवनेश्वर में होने जा रही है। इसके लिए हॉकी इंडिया ने टीम का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के ललित उपाध्याय को भारतीय टीम में चुना गया है। ललित के टीम में चयन होने के बाद उनके परिवार सहित पूरे वाराणसी में जश्न का माहौल है। हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम की घोषणा होने के बाद वाराणसी में जश्न का माहौल है। वाराणसी के हॉकी ओलंपियन ललित उपाध्याय को हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। ये तीसरा मौका है जब ललित हॉकी विश्व कप में खेलेंगे। विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। टीम में चुने जाने पर उनके पिता सतीश उपाध्याय और माता रीता उपाध्याय ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा और ललित की मेहनत से ही सब कुछ संभव हो पाया है। इतना नहीं सोचे थे कि ललित इतने आगे जाएंगे। हाँ, ये उनकी लगन और मेहनत का परिणाम है। और उनके कोच परमानंद मिश्रा जी, उनकी कोशिशें रंग लाई, आज इस मुकाम तक हैं। वो शुरू से प्रैक्टिस करते रहे, बहुत मेहनत किया उन्होंने। पहला विश्व कप इन्होंने खेला तो इंडिया कैंप में जाना ही बहुत बड़ी बात है, और टीम में सिलेक्शन करना किसी सीनियर प्लेयर की जगह पे तो कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा बेटा इतना ऊपर जाएगा, इतना खेलेगा, उसको दुनिया इतनी जानेगी और उसके जरिए से हम लोग को लोग जानेंगे, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। भोलेनाथ की कृपा है सब। वाराणसी के ललित कुमार ने अपना पहला हॉकी विश्व कप साल 2014 में खेला था। ललित लगातार 3 विश्व कप खेलने वाले वाराणसी के पहले हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। उनके परिवारजनों को उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम इस साल विश्व कप का खिताब जरूर जीतेगी। इस उपलब्धि पर उनके परिजनों में खुशी का माहौल है।
सिलेक्शन तो हुआ है वर्ल्ड कप में तीसरी बार, वो भी इन द कंस्टेंट थर्ड टाइम हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर से भैया हैं, अभी ओलंपिक खेल के आए हैं, फिर अब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो लगातार उपलब्धियां हमारे घर हमारे भैया ला रहे हैं। चाहेंगे कि इस बार इंडिया फिर से मेडल लेके आए एंड गोल्ड लेके आए वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि गोल्ड आएगा तो एक कमबैक होगा इंटरनेशनल लेवल पे अगेन। और जैसा कि आप जानते ही हैं इंडिया में खेल के लिए लोग कितने प्रेमी हैं, तो बहुत खुश होंगी इससे। ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप है और बाबा भोलेनाथ से हम लोग यही दुआ करेंगे कि ये जो 1975 में अशोक सर ने किया था, गोल्ड मेडल लाए थे, और इस बार ललित उपाध्याय जी के नाम से भी वो दर्ज हो जाए कि इस बार वो भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। हॉकी विश्व कप 2023 इस साल 13 जनवरी से उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच 13 जनवरी को ही स्पेन के खिलाफ खेलेगा। हॉकी में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे बनारस के ललित उपाध्याय हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से सेंटर फॉरवर्ड खेलते हुए नजर आएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल विश्व कप ब्रेक के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले आज से फिर से शुरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग डे के दिन होने वाले प्रमुख मुकाबलों में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल का सामना वेस्ट हैम से होगा, वहीं लिवरपूल और एस्टन विला आमने सामने होंगी। प्रीमियर लीग का रोमांच सोमवार से फिर से शुरू हो रहा है। प्रीमियर लीग में बॉक्सिंग डे पर मैच खेलने की परंपरा रही है और फीफा विश्व कप खत्म होने के 8 दिन बाद अब फिर से क्लब फुटबॉल का रोमांच देखने को मिलेगा। आर्सेनल को अपने घर में वेस्ट हैम के खिलाफ खेलना है। देखना होगा कि आर्सेनल वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद अपनी पहली वाली फॉर्म जारी रख पाती है या नहीं। ब्रेक से पहले आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी पर 5 अंक की बढ़त बना रखी थी। पहले 14 मैच में 37 अंक हासिल करने के बाद आर्सेनल अंक तालिका में शीर्ष पर है। उन्होंने सिर्फ 2 मैच में ही अंक गंवाए। उनकी एकमात्र हार सितंबर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ आई थी। ये प्रीमियर लीग में उनकी सर्वश्रेष्ठ शुरुआत है। 2007-2008 के सीजन के बाद ये पहला मौका है जब आर्सेनल क्रिसमस पर शीर्ष पर रही है। अपने पहले 14 में से 12 मैच जीतने वाली सभी 7 टीमों ने प्रीमियर लीग जीतने में कामयाबी पाई है। पिछले 13 में से 10 सीजन में क्रिसमस डे पर टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम ही EPL चैंपियन बनी है। आर्सेनल के कोच के लिए स्ट्राइकर गैब्रियल येसुस की चोट चिंता का कारण रहेगी, जिसके चलते वे कुछ दिन के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। डिफेंडर विलियम सलीबा का खेलना भी मुश्किल है। सलीबा फाइनल में खेलने वाली फ्रांस की टीम का हिस्सा थे। लिवरपूल की टीम एस्टन विला जाएगी। विला के फर्स्ट चॉइस कीपर अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले एमिलियानो मार्टिनेज इस मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। विला को उम्मीद है कि मार्टिनेज अगले मैच में टीम के साथ जुड़ पाएंगे। फिलिपे कोटिनो और जेकब रामसे का भी इस मैच में खेलना संदिग्ध है। लिवरपूल की टीम भी इब्राहिमा कोनाटे के बिना खेलने उतरेगी। ब्रेंटफोर्ड और टॉटनहैम भी सोमवार को आमने सामने होंगे। ब्रेंटफोर्ड के कोच थॉमस फ्रैंक ने क्लब के साथ 2027 तक के लिए करार किया है। टॉटनहैम की टीम विश्व कप विजेता क्रिस्टियानो रोमेरो के बिना होगी, वहीं रिचार्लिसन भी चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। देखना होगा कि क्रोएशिया के फॉरवर्ड इवान पेरिसिच कैसा प्रदर्शन करते हैं। न्यूकासल यूनाइटेड का सामना लेस्टर सिटी से होगा। ये दोनों ही टीम ब्रेक पर जाने से पहले फॉर्म में थी। न्यूकासल ने अपने पिछले 5 मैच जीते हैं, वहीं लेस्टर ने 5 में से 4 मैच जीते हैं। न्यूकासल ने अगर जीत दर्ज की तो वे दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले कैंसर से जूझ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके फैंस इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए दुआ कर रहे हैं। पेले की हालत चिंताजनक है और उन्हें गहन देखरेख में रखा गया है। अपने शानदार खेल के दम पर विरोधी खेमे के डिफेंस को भेद कर रख देने वाले ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले अब अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पेले कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं और ब्राजील के एल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि पेले का कैंसर अगले चरण में पहुंच गया है। ऐसे में पेले का परिवार अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में जमा हो गया है। पेले का पिछले साल सितंबर में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उनका कोलोन ट्यूमर निकाला गया था। पिछले हफ्ते स्थानीय मीडिया ने कहा था कि पेले की कीमोथेरेपी का असर नहीं हो रहा और डॉक्टरों ने उन्हें प्रशामक देखभाल पर रखने का फैसला किया है। हालांकि पेले के परिवार ने इस बात से तब इंकार किया था। गौरतलब है कि पेले रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। वे अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं।
पेले को हृदय संबंधी समस्याएं भी हैं। उनके चिकित्सा कर्मचारियों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उनके कीमोथेरेपी उपचार से बेहतर नतीजे नहीं आ रहे। पिछले दिनों फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत में पेले ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने फैंस को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया था। पेले ने अपने देश ब्राजील को 3 बार विश्व चैंपियन बनाया। उनके रहते ब्राजील ने 1958, 1962 और 1970 में फुटबॉल का विश्व कप जीता। 1958 में स्वीडन के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उन्होंने 2 गोल दागे। ब्राजील के लिए उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए। वहीं विश्व कप में पेले के प्रदर्शन पर गौर करें तो इस खिलाड़ी ने विश्व कप के 14 मैचों में कुल 12 गोल किए, जबकि 10 असिस्ट किए, जिसमें से 4 गोल 1970 के विश्व कप में रहे। 1958 में पेले ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। पेले केवल 17 वर्ष और 239 दिन के थे जब उन्होंने 1958 वर्ल्ड कप में वेल्स के खिलाफ ब्राजील के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान फीफा विश्व कप में अपना पहला गोल किया था। इसके बाद वह फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में स्कोर करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने 17 साल और 244 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ हैट्रिक भी लगाई। पेले ने भले ही दर्जनों ट्रॉफियां और विश्व कप खिताब ब्राजील के लिए जीते हों, लेकिन उनके खेल की प्रतिभा का कायल दुनिया का हर एक फुटबॉल प्रेमी है। और अब इन सभी फुटबॉल प्रेमियों की दुआएं पेले के साथ हैं, जो एक स्वर में इस महान फुटबॉलर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। साल 2022 में ABU रोबोकॉन 2022 ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रोबोकॉन 2022 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संयोजन की एक रोमांचक खेल स्पर्धा थी, जिसका विषय लागोरी खेल पर आधारित था। साल 2022 में देश में न केवल कई खेल आयोजन पहली बार हुए, बल्कि इस साल एक अनोखा खेल भी देखने को मिला। IIT दिल्ली के सहयोग से आयोजित ABU रोबोकॉन 2022 में। रोबोकॉन 2022 प्रतियोगिता में खेल का विषय लागोरी खेल पर आधारित था, जो एक पारंपरिक और सबसे अधिक खेले जाने वाले प्राचीन खेलों में से एक है। रोबोकॉन 2022 में कुल 43 टीमों के बीच स्पर्धा देखने को मिली। इस अनोखे खेल से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया गया। इस आयोजन में 400 से अधिक स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं IIT दिल्ली ने 10वीं कक्षा के लिए रोबोट लीग की घोषणा भी की। साथ ही IIT दिल्ली ने इस कार्यक्रम में ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रोबोट की प्रदर्शनी भी लगाई। ABU रोबोकॉन ने न केवल छात्रों को अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया, बल्कि इस स्पर्धा ने कई युवा और स्कूल जाने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के प्रति जुड़ाव भी पैदा किया। ABU रोबोकॉन 2022 खिताब की विजेता निरमा विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर इन युवाओं ने रोबोकॉन के आगामी संस्करणों में भाग लेने की इच्छा भी व्यक्त की। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।